वो आदमी खाने पीने का हो या कपड़े पहनने का हो, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे फादर ट्रेडिशनल थे, वह एक धोती और एक कुर्ता रखते थे, वही पहनते थे, एक ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से एक सेंट चप्पल, हवाई चप्पल, उनकी वो थे टीचर थी, और एक ही कपड़े पहनते थे, और फिर वो मतलब ज्यादातर उनकी यही शैली रहती। हमारे जनरेशन में देखो, मैं अपनी बात करता हूँ, और हमारा अब पता नहीं नीड है कि क्या है, हमारे कपड़े से भरे, हम 4 पे 10 पेयर जुए जूते हैं, कपड़े रखो, इस हमारा ही नहीं सारे लोगों का हाल यही है आज के जमाने का। फिर गाड़ी की बात हो, घर की बात हो, हम लिमिट से ज्यादा कंज्यूम करने लगा लोग, खाने में पीने में, घर में खाओ, बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, खाते, पहले लोग खाने के अभाव में गरीबी से मरता था, अब लोग खाते खाते मर रहा है। यानी कि आप डायबिटिक क्या होता है, डायबिटिक का जो शिकार है, मतलब ज्यादा एक ऐसी कल्चर का डेवलपमेंट। तो कल्चर ऑफ कंजम्पशन, हर एक आदमी को एक घर से संतुष्टि नहीं है, 2 घर चाहिए, 2 घर हो गया तो बंगला चाहिए, बंगला हो गया तो दिल्ली में हो गया तो बॉम्बे में भी चाहिए, मतलब गाड़ी है तो गाड़ी 2 साल दिल्ली में देखता हूँ यूज किया, दूसरा गाड़ी है, पैसा है, उसके पास पैसा है तो खरीदेगा दूसरा गाड़ी। दो एक गाड़ी नहीं है, एक अलग अलग फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग मोबाइल फोन। पहले एक मोबाइल रिसीवर होता था सारे बात पर, अब क्या हुआ, हर एक फैमिली मेंबर पर आपका पर्सनल मोबाइल नहीं है, तो अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपका हर एक आदमी को घर में मोबाइल होना चाहिए, वो नीड बन गई। एक तरह से कुछ तो नीड है और कुछ ग्रीड है, कुछ चीजें नीड है बट बहुत सारी चीज ग्रीड है। सो दिस इज कॉल्ड कल्चर ऑफ कंजम्पशन, कि दिस टाइप ऑफ कल्चर borrowed from the globalization and western society, हमारे मशरूमिंग इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, एंड वी आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द कंज्यूमरिज्म, इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। ऐसा है तो कहाँ खर्च करोगे, अननेसेसरी यहाँ देखते हैं आदमी शॉपिंग करता है, मॉल में जाए नहीं कुछ है तो। एक हमारे मित्र हैं भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो आसाम में रहता है, वो एक बार दिल्ली आया तो 10,000 15,000 के कपड़े खरीदे अपने, और चला गया आसाम, क्योंकि भाई अच्छी बात है, शौक है, खरीदता है। मैं एक बार आसाम गया उनके घर पे, कुछ काम से था, तो देखा कि जैसे टैग है, जैसे यहाँ से पैकेजिंग करवा के ले गया है, वह कपड़े उसके डॉट्स में वैसे रखा हुआ, कि भाई आपने पहना नहीं कभी इसको। अब वो अजीब बात है, कहता है कि नहीं मेरे को खरीदने का बड़ी शौक है, मैं खरीद कर जब मन होता है पहनने के लिए बहुत है, जिस दिन मन होगा अपन, 1 साल तक वो कपड़े रखे हुए, उसको शॉपिंग करना है, शॉपिंग नहीं करेगा तो दिमाग में कीड़ा काटता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। दिस टाइप की एक कल्चर दिल्ली में बहुत सारे लोगों को, जिसके पास पैसे है, वो पैसा कहाँ खर्च करे, मॉल चलो, अननेसेसरी कपड़े खरीदो, ये खरीदो, खाने खाओ, फिर भी उसके पास पैसे बचे हुए, इतने पैसे हैं। तो दिस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड कल्चर ऑफ कंजम्पशन। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर, यस, कॉर्पोरेट कल्चर, एमएनसी कल्चर मीन्स एक गुड वर्क कल्चर, जहाँ फॉर्मेलिटी है, जहाँ क्वालिटी है, जहाँ क्या कहते हैं सिस्टमेटिक है, जहाँ एक ग्लोबल लॉ को फॉलो किए जाते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस हो या आपके जो काम करने के जो तरीके हों, वो हर एक को एक ग्लोबल चीज़ों से लेकर के वो चलते हैं। भारत में भी जो एमएनसी आया, मल्टीनेशनल कंपनी आया, तो वह एक कॉरपोरेट कल्चर को लेकर के आया, और ये बहुत हद तक पॉजिटिव है। हमारे यहाँ वर्क कल्चर नहीं, आप सरकारी बैंक में चले जाओ, सरकारी ऑफिस में चले जाओ, हम देखें मतलब वहां पर में ना तो कोई वर्क करने का सिलसिला है, ऑफिस में गंदगी भरी हुई है, टेबल के नीचे कुत्ते सो रहे हैं, हॉस्पिटल में पता चला कि मरीज को चूहा काट के भाग गया, मरीज सोया हुआ है बेड पर, उसके नीचे कुत्ते सोए हुए हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल और जो जितने भी ऑफिस हैं, इसका हाल हमारे यहाँ ये है। शायद देखे होगे तुम लोग कभी, यदि ऐसे मिला होगा मौका, बताओ, है कि नहीं? यस सर। ये मतलब गवर्नमेंट में वर्क कल्चर नहीं। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर में उन्होंने, आप चले जाओ फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसे बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, देखो कितना वहां जाते ही आपका आधा बीमारी ठीक हो जाएगी। ग्रीन जोन है, एलईडी है, वेल मेंटेन्ड नर्स स्टाफ, डॉक्टर्स हैं, आपको पूरा एकदम मेंटली ये, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। सो दिस इज ये कि दिस इज ये कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है, कॉर्पोरेट कल्चर एक पॉजिटिव चीजों को लेकर के आया, एजुकेशन सेक्टर्स में आया,
बैंकिंग सेक्टर्स में आया, इंश्योरेंस सेक्टर्स में आए, बहुत जगह कॉर्पोरेट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और बहुत हद तक सरकार भी आप उस ओर अपने जो वर्क कल्चर को कॉर्पोरेट की ओर ले जा रहा है, नहीं कि कॉर्पोरेट तरह से काम करो, एक सीईओ की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर कम आईएएस अधिकारी जो ब्रिटिश जमाने का जो था वह आज नहीं, आज आपसे उम्मीद करता है कि आप एक कंपनी के सीईओ की तरह काम करो, कि आप डिस्ट्रिक्ट को कितना अच्छे से मैनेज करते हो, कितना क्वालिटी रखते हो, कितने आप काम के प्रति कमिटमेंट हो, कितने नीट एंड क्लीन आप रखते हो अपने पूरे सराउंडिंग्स को। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया कल्चरल डायमेंशन में। पहले मैंने देखा था, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियों के लिए उधर बेंच होता था, लड़के इधर बैठेंगे, लड़की उधर बैठे, चला। उसके बाद पुरुष और महिला में जो था, मतलब यदि कोई कोचिंग क्लासेस है तो वहां पे यदि 50 लड़के पढ़ रहे हैं तो 2-4 लड़कियां होती थी, 90-95 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज देख लो, आज वर्क कल्चर ऐसा आया, वैल्यू ऐसे आ गए कि ऑफिस में, क्लास में, कहीं भी लड़के और लड़कियों के बीच जो गैप था, ये गैप दूरी कम हुई। आज एक साथ वो काम करते हैं, एक साथ बेंच डेस्क पे बैठते हैं, एक साथ क्या करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक साथ कहीं कंपटीशन करते हैं। उनको भी, लड़कियों को भी आज लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, लड़कियां भी अपने घर से बाहर लड़कों की तरह जॉब करने जाते हैं, पीजी में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, वो काम करते हैं। और एक कंपटीशन है कि हर एक पेरेंट्स लड़कों की तरह अब लड़कियों को जो है एक करियर के रूप में उसको ये कर रहे हैं। ये नहीं कि लड़कियां हैं तो खाना बनाना है, शादी कर देंगे, शादी के बाद इसको तो यही करना है। ये माइंडसेट अब गायब हो गया भारत से, बहुत हद तक गायब हो गया। अभी भी मान लो कुछ रूरल एरिया में है, बट जेंडर इक्वालिटी है, ये गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल ये बहुत कम हो गया है। नहीं, ये कहीं ना कहीं से एक वर्क कल्चर इस तरह का जो आया उसका रिजल्ट है। देखिए, हेलो, हेलो, Yes, sir. यस, तो दिस इज कॉल्ड जेंडर इक्वेलिटी। यानी कि आप देखो यूपीएससी में आज कितनी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, आईटी पीएमटी में कितने आ रहे हैं, एमएनसी में कितने लड़कियां, मतलब एक रैपिड जो है, एक तो पुरुष और महिला के बीच जो गैप है वह भरा है, एक दूसरे के नजदीक आए हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। विमेन आज परिवार को सपोर्ट कर रही है, देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है, डिफेंस में जा रहे हैं। कभी भी सोचा था कि वुमेन भारत में मिलिट्री में जाएगी, डिफेंस में फाइटर प्लेन चलाएगी? सो दिस इज द ग्लोबलाइजेशन, कि उसका एक प्रभाव जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है। आप एमएनसी कंपनी में कोई नहीं है, आप लड़के हो या लड़की हो, वो नहीं देखता है, आप जैसे हो, आप वो अपना क्वालिटी देखता है। तो उस तरह से बहुत एक पॉजिटिव चीजें हैं एक जेंडर इक्वालिटी के तौर पे। मास एंड कंपोजिट कल्चर, मास एंड कंपोजिट कल्चर, दिस इज earlier we have also discussed this point कि there are many सब कल्चरल ट्रेडिशन। उस सारे सब कल्चर ट्रेडिशंस के विपरीत एक न्यू कल्चर, एक मास कल्चर आया। जब आप बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, आप इंडिया से बाहर किसी देश में रहते हो, तो वहां पर में यू बिकम द पार्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर। आपको एक ट्राइबल या मराठी, गुजराती, पंजाबी, ऐसे चीजों को लेकर के आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। तो वी, our society is also, and within India and outside India, we are becoming a part of the mass culture जो वर्ल्ड में है वो। और इंडिया लेवल पे जो भारतीयता है, इंडियन स्पिरिट है, उसको लेकर के हम चलते हैं कि हर एक के कल्चर को रिगार्ड करना, accommodate with the others people's culture and way of life. So definitely all these things contributed a lot for cultural globalizations in India, and our culture
is rapidly moving towards a mass culture, a composite culture and cultural globalizations में इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस ओर जा रहा है। आज हमारा कपड़े पहनने के तरीके, हमारे म्यूजिक सुनने के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके सब विश्व की तरफ झुक रहा है। हम उस और हमने पिज्जा जींस कल्चर, पिज्जा कल्चर, बर्गर कल्चर को अपना लिया। हमने वेस्टर्न म्यूजिक सुनने लगे हैं, हम उसी ट्यून में म्यूजिक सुनते हैं। हम क्या कहते हैं, इंग्लिश एजुकेशन को हम ज़्यादा लाइक करते हैं। हम प्रोफेशनलिज्म में ज़्यादा विश्वास कर, इंडिविजुअलिज्म में, ये सब व्हाट ऑल दीज थिंग्स कल्चर से जुड़ा हुआ है। आज भरतनाट्यम किसी को लगा दो तो शायद बहुत कम लोग हैं जो उसको लाइक करेंगे। उनको चाहिए जो लेटेस्ट म्यूजिक, मूवी भी हमारे ऐसे बनते हैं। हमारा कल्चर जो है, कल्चरल वैल्यू, ये कंपोजिट दुनिया से तालमेल बना के एक सबको शेयरिंग करके आगे बढ़ रहा है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव और अच्छे चेंज आ रहे हैं। So all these points are the part of globalization and in this way we discussed all the point. Right now 5 minutes का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। एनी पॉइंट्स, क्वेश्चन, चीजें आप लोगों को डिस्कस करना है एंड आप क्वेश्चन भेजेंगे, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोगों का सेशन है 5 मिनट्स। सर कल्चरल एस्पेक्ट पे 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं, मैं एक साथ पढ़ देता हूँ, फिर आप साथ में डील करिएगा। हाँ सर एक क्वेश्चन आया है, आर वी 2019 का ये, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। फिर एक क्वेश्चन आया है, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस, यस सर, बट ड्यू टू दिस, जी सर पहला क्वेश्चन पहले पढ़ो एक बार फिर से जी। आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस। ये देखो, ये जो आवर लोकल आइडेंटिटी का मतलब हुआ लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन अपना जो हमारा है, और ग्लोबल। अब देखो इसमें क्या कहेंगे कि हमारा जो लोकल है, यानी कि भारत में जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको हम लूज टू ए ग्रेट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन में उसके प्रभाव या चीजें लूज हुई, लेकिन उसको हम छोड़े नहीं हैं कि हमारी पहचान है। सिंस आवर लोकल कल्चर इज आवर आइडेंटिटी, आवर रिकॉग्निशन, आवर संस्कार, और वो हमारे सॉफ्टवेयर है। तो टू ए ग्रेट एक्सटेंट जो व्हाट एवर द रैशनल एलिमेंट, इरेशनल एलिमेंट्स को हम छोड़े हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारा लोकल जो कल्चर का जो इरेशनल या ऐसे चीजें जो इनह्यूमन या जो ऐसे चीजें जो कि ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती थी, हम वैज्ञानिकता नहीं था हमारे सोच में, वी लार्जली रेशनलाइज दैट कल्चरल नो components, cultural traits or complex, but it doesn't imply that we have already lost our cultural identity, और होना भी नहीं चाहिए। हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी यदि छोड़ देंगे तो हमें ग्लोबल आइडेंटिटी भी नहीं मिलेगी। भारत को यदि आज ग्लोबल आइडेंटिटी मिला है तो आज हमें योग को स्थापित किया है और चीजों को यदि कर रहे हैं तो हमारा वही चीज है कि ग्लोबल जगह हमें जगह बनाती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें प्लेसिंग करवाता हमारी गुण, हमारा कल्चर, तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए कि कल्चर, हाँ जो इरेशनल एलिमेंट हैं, जो चीजें होती थी, और बहुत सारे अभी भी हमारे कल्चर में हैं जो कि काफी दूसरे दुनिया के देशों को लगता है कि इंडिया में ये क्या है। आप देखो कुंभ जो स्नान हो रहा था, मैं बताऊं ज्योग्राफी चैनल का एक पत्रकार आया था, वह कहता था इट इज अमेजिंग, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ की तलवार से और क्या कहते हैं घोड़े हाथी से चढ़ के ऐसे न्यूड अवस्था में लोग कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, लाखों करोड़ों साधु और क्या कहते हैं वो जो संत सब हैं वो सब। तो ये दुनिया को लगा कि ये कौन सा रिलीजन है, हिंदू धर्म किस तरह का है। तो कहीं ना कहीं एक रैशनल हिंदू धर्म का जो स्पिरिट है, फिलॉसफी है, हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है, इट इज यदि हम खो दें तो फिर हम अपने आप को खो देंगे। We have largely rationalized our cultural traits and elements. We have not lost it. ऐसे लिखोगे। Are you getting my points, हिमांशु? Yes sir, yes sir. मतलब हम रेशनलाइज किए हैं, हम उसमें साइंटिफिक चीजों को लाए हैं, लेकिन हमने लॉस्ट नहीं किया है अपने कल्चरल आइडेंटिटी। रोमा यूना सब मिट गए यहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इन्होंने कहा गया था कि इतने कल्चरल अटैक हुए इंडिया पे, अरब आए, टर्क आए, कौन कौन देश के लोग, लेकिन हमारे कल्चर को किसी ने नहीं बदल पाया, तो ग्लोबलाइजेशन भी नहीं बदल पाएगी।
आज इतने सारे होते हुए भी आज 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, आज हम दीपावली रावण का एफिजी भी जलाते हैं, आज हम छठ पर्व भी वैसे ही मनाते हैं। मतलब इस चीज को शायद हम नहीं छोड़ा, जाति व्यवस्था के अंदर में भी रेशनैलिटी आया है लेकिन बदली नहीं। तो कहीं ना बहुत सारे चीज ऐसे हैं हमारे कल्चर में जिसको हमने रेशनलाइज किया, उसको लॉस्ट नहीं किया। पहला तो क्वेश्चन का ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलो। सर इसी टाइप का है वो क्वेश्चन भी, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनिटी, यस यस यस। बट हाँ due to this the cultural specifications appear to be strengthened in Indian society. यस यस यस। क्वेश्चन क्या कहता है, पुलिस को समझो कि ग्लोबलाइजेशन कल्चरल होमोजेनिटी का मतलब होता है वही कंपोजिट कल्चर और मास कल्चर से, कि एक कॉमन कल्चर की ओर जा रहे हैं। और इसी के रिएक्शन के रूप जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके प्रति एक अवेयरनेस भी डेवलप हुआ और हम बहुत ज्यादा विजिट हो गए अपने कल्चर को लेकर। तो एक क्वेश्चन के टू पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम एक होमोजेनस कल्चर की ओर हमारा कल्चर जा रहा है, और सेकंड पार्ट है कि यह होमोजेनेशन की डर से कि हम वैश्विक चीजों में घुल मिल करके अपना अस्तित्व तो नहीं खो रहे हैं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी तो नहीं लॉस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कल्चरल अवेयरनेस बढ़ गया। यानी हिंदुत्व हिंदी और अपने कल्चर को लेकर के हमारे देश में लोग अवेयर हो गए। अब ये कैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे देश में वैलेंटाइंस डे मनाने का प्रथा है, जींस कल्चर है, पिज्जा कल्चर है। ये बजरंग दल वाले और ये शिवसेना वाले उस दिन आ जाते हैं, लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं कि तुम रेस्टोरेंट में क्यों बैठे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इस तरह से वो करते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा, वो कहता है कि आप ट्रेडिशनल बने रहो, ट्रेडिशनल ढंग से रहो। तो कहीं ना कहीं उनको कल्चरल अटैच पे डर है कि हमारा कल्चर, हमारा जो महिलाओं का ड्रेस कोड या फिर ट्रेडिशनल स्टेट जो हमारा कपड़े हैं, खान पान के तरीके हैं, व्यवहार हैं, उनको एक मॉडर्नाइजेशन और जो ये जो कंपोजिट कल्चर है उनको खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हुआ है कि एक तो हम होमोनाइजेशन के डर से कि हमारा कल्चर, संस्कृति, पर्व त्योहार, महिलाओं के कपड़े, आचार विचार, ये सब बिल्कुल ना बदल दे एक वैश्विक कल्चर आकर के, बहुत हद तक बदल दिया है। इस डर से बहुत सारे जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी इनके प्रति अवेयर होकर के उनको रोकती हैं। ये आपको हरियाणा में, बिहार में, यूपी में आज भी इंटरकास्ट ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज भी देख लो, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के, शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के कितने ट्रेडिशनल ढंग से हम चीजों को नहीं मानते हैं। आजकल लोग करते हैं, अपने ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हैं। क्या हमने अग्नि फेरा का छोड़ दिया, हमने पिंड दान करना छोड़ दिया। सब काम हमारा संस्कार जो है होते हैं, मतलब उनको चाहे कितना मॉडर्नाइज हो जाए, उनको हम मेंटेन किए हुए हैं संस्कार सिस्टम को। हम अपने परंपरा को कहीं नहीं छोड़ेंगे। और हम Yes sir. जहाँ होना चाहिए वहाँ मॉडर्न है, जिस सेंस में जहाँ होना चाहिए वहाँ हम मॉडर्निटी को दिखाते हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेकुलर हैं। तो ये तो हुआ है। इसमें थोड़ा सा देखो, बहुत मेच्योर्ड क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो इस Yes sir. कॉन्सेप्ट ऐसे फॉर्मेशन करोगे और इस फैब्रिक्स बना के तब अपने पूरे थॉट को पिरो करके तब लिखोगे, लाइक दैट। ठीक है, और बोलो। Yes. सर वुमेन पे पॉजिटिव हम लोग देख लिए हैं कि सर्विस सेक्टर और इक्वालिटी, उसमें नेगेटिव पूछा है, उसमें क्या पॉइंट्स लिखेंगे? हाँ, निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट बहुत है। निगेटिव पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे एक तरफ महिलाओं ने सर्विस सेक्टर्स को ज्वाइन किया, उनकी इनकम बढ़ी, उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा, एक बहुत ही अच्छा इमेज है। लेकिन निगेटिविटी ये है कि जब महिला घर से बाहर निकली, एमएनसी ज्वाइन किया, कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, सर्विस सेक्टर ज्वाइन किया, तो सेक्सुअल हरासमेंट के केस बढ़ गए, क्राइम बढ़ गया, सेफ्टी का इशू आ गया, डाइवोर्स रेट बढ़ गए, फैमिली का जो ज्वाइंट टूटना बढ़ गया, सिंगल पेरेंट फैमिली बढ़ गया। ये सब चीजें निगेटिविटी आया। एक कामकाजी महिला जब घर से काम करने जाती है तो उसके कई बार पति पत्नी में टकराव, यानी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए। फिर क्या कहते हैं, वहां पर में सेक्सुअल हरासमेंट की घटना बढ़ने बहुत ज्यादा होने लगी वर्क प्लेस पे। उसको लेकर के सरकार कानून भी मैं डिस्कस किया हूँ, बनाया है। फिर सेफ्टी, महिला Yes. सेफ्टी होगी, क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ गया। तो ये सब मतलब होता है, अमेरिका में भी होता है, कहीं भी यदि किसी ग्रुप का या किसी सेक्शन का डेवलपमेंट होगा, किसी कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा, तो क्राइम, अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे ज्यादा क्राइम वहीं होती है। हर एक तरह के क्राइम दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका, यूएसए में होते हैं। रेप की सबसे ज्यादा दुनिया में घटना यूएसए में। हमारे देश में एक तो पॉजिटिव हुआ महिलाओं के साथ, लेकिन उसके साथ जैसे अब मी टू वाला देखो, मुंबई में आया मी टू जैसे घटना हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा होती, रेप की घटना बढ़ गया, गैंग रेप की घटना बढ़ गया, फिर सेफ्टी का इशू हो गया,
फिर ये सब चीजें तो निगेटिव निगेटिव हुआ है महिलाओं के लिए। तो ये चीजें यस पहले सर। घर में रहती थी तो ये सब नहीं होती थी, छेड़खानी नहीं होती थी, रेप नहीं होता था। अब घर से जब महिला बाहर निकली तो ये सब चीज ज्यादा बढ़ गई, घटना हो गई। लेकिन इसका मतलब छोड़ देना ये नहीं है, मतलब उससे चीजें सिस्टम बन रही है उनको खत्म करने का, लॉ बने हैं, कानून बने हैं, चीजें डेवलप हो रही है। इसका मतलब महिला अब काम पे नहीं जाएगी, जॉब छोड़ देगी, वो तो नहीं होगा। ठीक है, यस सर। निगेटिव पॉइंट ये है। और बोलो। यस सर। सर एजेड पॉपुलेशन पे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। हाँ, एजेड पॉपुलेशन, देखो एजेड पॉपुलेशन पे देखा जाए तो ओल्ड एज पॉपुलेशन पे ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक असर हुआ। नकारात्मक असर ये है कि ओल्ड एज पर्सन के जो बच्चे हैं वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम कर रहे हैं या यूएसए चले गए, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, वह पैसे भेज रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, फिजिकल सपोर्ट नहीं है, वह क्या कहते हैं ओल्ड एज होम में रहने लगे। उनके प्रति, ओल्ड एज के प्रति देखो अर्बन एरिया में क्राइम बढ़ गए हैं, उनको मार देते हैं, कई बार बच्चे घर से निकाल देते हैं उनको। इसको पिक्चराइज किया गया था बागवान मूवी, देखे हो? नो सर। बागवान मूवी देखे हो, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का? यस सर। यस सर। कौन कौन देखा है बोलो? सर हम देखें। तो उस मूवी में मैं भी अमिताभ सर। बच्चन और हेमा मालिनी के साथ बच्चे, उनके तीनों बच्चे कैसे सलूक करते हैं, क्या आप लोग सहमत हो? आज के जनरेशन के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अपने माँ पिता से पैसे ले लेते हैं, उनको केयर नहीं करते हैं, माँ पिता बर्डन लगने लगे हैं। तो ओल्ड एज के ऊपर में एक बच्चे के पास टाइम नहीं है, अपने माँ पिता को सलाह नहीं मानेंगे, जनरेशन गैप आ गया। ये नहीं, वो समझते हैं कि हम बड़ी काबिल हैं, पिताजी तो ट्रेडिशनल हैं। एक तो और सारे दिल्ली में मेजोरिटी ऑफ जो बूढ़े लोग हैं करोड़पति हैं, पैसे हैं, और ओल्ड एज होम में रहते हैं। कई तो मुंबई में मर गया घर में ही, 2 साल के बाद उसका बेटा अमेरिका से आया तो बदबू आ रहा था घर से। ऐसे ऐसे घटना होते हैं, ये नहीं। तो ये मतलब समझो उनको इनसिक्योरिटी और बढ़ गया। मतलब जो रिटायर्ड है वो एक्टिव भी नहीं है कि कोई कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है उनके पास। यदि वो रिटायर्ड नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनकी और स्थिति खराब है। मतलब निगेटिव ज्यादा है, मतलब ओल्ड एज लोगों के लिए निगेटिव ज्यादा। यस सर। बागवान मूवी देखना जरूर, वो सोशल पर्सपेक्टिव में बनाया है और बिल्कुल ट्रू पिक्चराइज है कि ओल्ड जनरेशन और आज के जनरेशन की सोच को दिखाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर इस क्वेश्चन में एक ये पॉइंट भी आ सकता है ना कि उनको वेस्टर्न कल्चर वगैरह को अडॉप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना कि। यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कल्चर को देखो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता ना कोई, जो हम बचपन से देखते आए हैं। अब हमारा बेटा यदि जैसे आज एलजीबीटी फैमिली सब बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, सिंगल पेरेंट फैमिली डेवलप हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बन रहा है। अब ये सब चीज जो ओल्ड जनरेशन के लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं। न्यू जनरेशन के लिए भी देखो, हम भारतीय हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। आज हमें बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्टिबिलिटी बना लिया है, अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज उनको मतलब सोचते हैं प्रोफेशनल की नहीं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, फादर को साइड कर देते हैं, मदर को साइड कर देते हैं। तो जनरेशन गैप आ गया। तो ये सब चीजें निगेटिव है ज्यादातर, ओल्ड एज के फेवर में नहीं। फैमिली यस ब्रेकडाउन। सर। यस, हेलो, यस सर। एनीबॉडी, एनी डाउट्स? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर हाँ पूछिए। कि सर वो जो कल पढ़ाया था उसके बारे में, जो सर हज को जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाता है सर, अगर इंटरव्यू में उसके खिलाफ अगर मतलब सरकार के विरुद्ध पूछा जाएगा, खिलाफ पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो वोट बैंक की राजनीति के लिए दिया जाता है, तो क्या सर सरकार के खिलाफ मतलब विरुद्ध बोल सकते हैं सर इंटरव्यू में? नहीं देखो, कुछ एक बता सकते है कि देखो हमारा संविधान में जो आर्टिकल है ना 29, ये सब मतलब सरकार का सेफ्टी वल प्रोटेक्शन, मतलब एक फिलॉसफी ऐसा है जिसके तहत ये है कि माइनॉरिटी रिलीजन को ये नहीं लगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या मेजोरिटी रिलीजन थोपा जा रहा है। मतलब सॉफ्ट रहने का एक पॉलिसी है हमारे संविधान में कि माइनॉरिटी रिलीजन के प्रति सरकार मतलब एक उदार, लिबरल और सॉफ्ट रहेगा। तो इसी को अपीजमेंट कहेंगे कि एक तरह से मुस्लिम को या जिसको सब्सिडी देते हैं उनको खुश, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं तुमको सब्सिडी दे रहा हूँ, आप धार्मिक यात्रा करो, मैं आपसे मेरा कोई दुख, मतलब एक इंटीग्रेशन के लिए करते हैं कि ताकि उनको ये फील नहीं हो कि हम अपने धर्म को, अपनी चीजों को नहीं निभा रहे। अब इस पे एक काउंटर आर्गुमेंट आया। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि भाई जब मुस्लिम को सब्सिडी मिलता है तो हिंदू को सब्सिडी क्यों नहीं मिले?
हिंदू यदि क्या कहते हैं, चाइना में जो है हमारे क्या कहते हैं शंकर जी, कौन भाई वहाँ वो जो, अरे वो जो चीन में जो है महादेव का जो स्थल है कैलाश मानसरोवर, सरोवर। कैलाश मानसरोवर में एक आदमी को 2 लाख 1.5 लाख खर्चा होता है जाने में। तो ये कहते हैं कि हमको सब्सिडी दो भाई, हम अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी दो। लेकिन वो थोड़ा सा नहीं होगा। एक तो हमारा सॉफ्ट स्टेट रहा है, वेलफेयर स्टेट रहा है, तो गरीब लोग हैं वो लोग का है कि नियम है कि हम जाएंगे। तो थोड़ा देखो, एक एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो ये नहीं देना चाहिए, लेकिन एक लिबरल स्टेट, वेलफेयर स्टेट के नाम पे और के धर्म के नाम पे नहीं देना चाहिए। धर्म और चीजों में दीजिए आप सब्सिडी, घर में दीजिए, खाने पीने के लिए, शिक्षा के लिए दीजिए। तो थोड़ा सा है तो डेरिगेटरी तो है, बट बैलेंस करके लिखना है थोड़ा सा, नहीं तो। नहीं सर, जैसे इंटरव्यू की बात करवाएंगे तो जैसे सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं क्या, ये पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो एक हिसाब से तो बोला जा सकता है कि भाई ये सब आप क्यों दे रहे हैं, और देखा जाए तो इसमें संविधान का कोई क्लियर नहीं है कि आप दें या नहीं दें। है क्या, संविधान का फिलॉसफी ऐसा है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें बात बन जा देंगी भी तो कोई ज्यादा विरोधाभास नहीं होगा, और नहीं देंगे भी तो इसको लेकर के कोई ये नहीं होना चाहिए। तो बड़ी बैलेंस रखना होता है, मैच्योरिटी रखना होता है लिखते वक्त, कि हम देंगे और नहीं देंगे दोनों कहना अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो थोड़ा सा देखो, माइनॉरिटी के प्रति क्योंकि संविधान थोड़ा सा लिबरल है, तो हमारा अप्रोच भी लिखने का लिबरल होना चाहिए। ठीक है, हेलो, ठीक है सर जी, सर जी। अच्छा आप लोगों से एक राय लेना है, कल छठ पूजा है और शाम में तो हम बिजी रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग का पूजा है। ठीक है, तो कल का क्लास यदि मैं चाह रहा था कि एक दिन के लिए कल का क्लास ऑफ रखें, आप लोगों का विचार बताइए। ठीक है सर, यस सब सर, लोग एग्री। कल हम लोग ऑफ कर लेते हैं और फिर परसों से 5 to 7 इवनिंग में रखेंगे। हेलो, यस सर, अब यस हमारा सर। ये यूनिट हो गया। Okay, sir. अंशिका, सभी लोग बोलिए, सब लोग का विचार से हम कल क्लास स्टॉप रखना चाह रहे हैं। रोहित, यस सर। अच्छा, यस सर। आस्था, यस सर। तृप्ति, हेलो, सब लोग के हिसाब से कल का क्लास हम लोग ऑफ रखेंगे और परसों एज इट इज हम लोग का 5 to 7 सेशन में हम फिर और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक्स पर। ठीक है, यस सर। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो। और यस सर, यस सर। और भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगा हम सेशन, ओपन सेशन रखेंगे एक दिन, कंप्लीट चीजों को स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस यस, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मीटिंग डे आफ्टर टुमारो। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय यस, बाय बाय सर। बाय बाय, थैंक यू।